नर्मदे हर अपने इस अभियान में मैं हूँ आज समाज का जाना पहचाना नाम, पिछली कार्यकारिणी में उपाध्यक्ष के पद से नवाजे गए श्री राजेश बड़ोले जी के साथ में। समाज के बड़े कर्मठ व्यक्ति हैं, जुझारू व्यक्ति हैं, चिंतनशील मननशील व्यक्तित्व है। जानना चाहते हैं आज हम उनसे कि समाज को परिवर्तन में और क्या चाहिए, कैसा अध्यक्ष चाहिए, समाज की क्या अपेक्षाएं हैं हमारी महासभा से। जानते हैं राजेश जी से। नर्मदेर भाई साहब, एक बहुत छोटा सा परिचय मैंने आपका दिया है। पिछली कार्यकारिणी को मैंने उसमें संबोधित किया था कि आप पिछली महासभा में उपाध्यक्ष के पद पे रहे हैं। बहुत सारी इकाइयों में आपका प्रवास रहा है, बहुत सारे लोगों से इंट्रोडक्शन रहा है। तो एक छोटा सा इंट्रो मैंने भी आपका दिया। आगे मैं चाहता हूं कि आप छोटा सा परिचय समाज को देते हुए अपनी एक ऐसी बात से हम शुरू करें जहां हम समाज को एक जाजम पे बिठा सकें। नर्मदेहार सज्जनों, मेरा अपना परिचय सिर्फ इतना है कि मैं राजेश बड़ोले नारमदी हूँ। काम करने की दृष्टि से हमेशा समाज का काम करते रहे और करते करते इकाई से लेकर महासभा तक जो भी दायित्व मिला, उस दायित्व का नाम कुछ भी रहा हो, लेकिन उस नाम से अधिक काम करने का प्रयास करने का एक अच्छा अनुभव रहा। और यही मेरा परिचय है। मैं नारमदी हूँ। बहुत बढ़िया। आपने जो शुरुआत की, मैं राजेश बड़ोले नारमदी, ये एक सबसे बड़ा मैसेज समाज को चला गया कि मैं नारमदी हूँ। मेरा समाज के इस दौर में आपसे जो एक प्रश्न बनता है वो ये बनता है कि पिछले 10 वर्षों से समाज को आपने बहुत निकटता से देखा है। इस निकट समाज में आपने ऐसा क्या देखा जिसको परिवर्तन की आस है? बहुत अच्छी बात है भाई साहब। प्रथम तो आदरणीय पारे जी, मैं आपको सकल समाज की तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने एक ये जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से एक ये इस तरह का एक संदेश हमारे स्वजनों तक और स्वजनों का हम तक पहुंचाने का एक बड़ा सफल प्रयास किया है। सच में यदि हम ये देखें कि समाज को हमारी और हमारे से समाज की क्या आवश्यकता है और हमको क्या परिवर्तन की जरूरत है, तो आज मैं उन सारे विषयों पर तो बात करना हमारे लिए बड़ा वो होगा, लंबा समय चाहिए। लेकिन मूल रूप से समाज जिन परेशानियों से जूझ रहा है वो है विजातीयता। दूसरा यदि हम देखें तो परस्पर हम लोगों का समन्वय। तीसरा यदि हम देखें तो एक दूसरे से हमारा अलगाव। और चौथा यदि हम बात करते हैं तो यह है कि सामाजिक हम लोगों का जो एक संगठन था, हमारी एकरूपता थी, हमारा संयुक्तता जो थी, वो कहीं न कहीं थोड़ी सी विघटित है। बड़ी अच्छी बात बोली आपने। एक जो विजातीय है, ये तो एक समाज का बहुत बड़ा प्रश्न है। इसके ऊपर बहुत मंथन की आवश्यकता है, समाज को ठोस निर्णय लेने की आवश्यकता है। दूसरी आपने समन्वय की बात कही, तो हम समन्वय में कहाँ चूके हैं? बहुत अच्छी बात है। हम समन्वय में चूके नहीं हैं, पर हम कहीं न कहीं रुके जरूर हैं। हम लोगों ने मेरे महासभा में काम करने की शुरुआत में एक अच्छी कल्पना की थी कि हम पूरे समग्र भारत के समाज को बार बार तो हम इकट्ठा कर नहीं पा सकते थे, लेकिन एक क्षेत्र के अधिकतम समाज को इकट्ठा करने का प्रयास हम जरूर कर सकते थे। और उस काम का एक अभिनव प्रयास मैंने हमारे यहाँ कसरावत के आसपास की मंडलेश्वर और महेश्वर की इकाइयों के सानिध्य में और उनके सहयोग से एक क्षेत्रीय सम्मेलन की शुरुआत की थी। और इसका इतना सुखद और सफलतम प्रतिशत था कि लगभग भारत का पूरा प्रतिनिधित्व और इस निर्माण क्षेत्र का प्रत्येक सदस्य उसमें शामिल हुआ
और समन्वय की एक बहुत अच्छी बयार वहाँ से आई। मतलब मैं अगर बोलूं कि आपके उपाध्यक्ष काल में कोई कार्यक्रम हुआ तो आपकी एक उपलब्धि है क्षेत्रीय सम्मेलन। उस समय तो मैं महासभा के पदाधिकारी क्रम का 7वें क्रम का पदाधिकारी था, वो था सचिव। मैं दूसरी महासभा में उपाध्यक्ष पद का मुझे दायित्व मिला। दूसरी महासभा के इस उपाध्यक्षता की दायित्व में मुझे बड़ा कोई ज़्यादा ध्यान नहीं आ रहा है कि इसमें कोई ऐसा कोई कृत्य हुआ हो जिसको मैं आपको बता सकूं। लेकिन 2011 से लेकर 2017 तक के बहुत सारे ऐसे काम रहे जिनको सूचीबद्ध करते समय हमको गर्व और फख्र होता है। पहला तो क्षेत्रीय सम्मेलन हो गया, कुछ नाम अगर ऐसे हो जो समाज को हम बताएं। ऐसे कामों में जब क्षेत्रीय सम्मेलन इस प्रकार से जब हुआ तो उसका संदेश हर इकाई तक गया। एक टेमरनी में क्षेत्रीय सम्मेलन हुआ, महू में एक सम्मेलन हुआ, और फिर प्रत्येक इकाई के वार्षिक सम्मेलन, नर्मदा जयंती का जो प्राकट्य समारोह है उसका विस्तार, वो प्रत्येक इकाई में उसको संस्कार के रूप में, एक आयोजन के रूप में मनाना, ये एक बहुत अच्छी परंपरा शुरू हुई। बहुत बढ़िया। पर वो प्रश्न मेरा रह गया है, समन्वय में हम कहाँ चूके और रुके हैं? यदि इस प्रकार के जो काम शुरू हुए, इन कामों की निरंतरता यदि बनी रहे, इनकी नियमितता यदि बनी रहे। अब चूंकि क्षेत्रीय सम्मेलन एक पूरे समग्र समाज का था, हमारे महासभा की 3 इकाइयां काम करती हैं। हमारी महासभा की इकाई, महिला महासभा की इकाई और युवा महासभा की इकाई, सभी इकाइयां इस प्रकार से अपने समन्वय के कारण यदि अपने अपने ऐसे कार्यक्रम यदि निरंतर चलते रहें तो मुझे लगता है कि हम समन्वय को और अच्छे तरीके से कर सकते थे। इसके बाद युवाओं के लिए भी क्या आपने कोई ऐसा प्लानिंग किया था जो इम्प्लीमेंट हो पाया या नहीं हुआ, कि हम युवाओं जो पीछे जा रहे हैं, समाज में आने के बजाय समाज से दूर होते जा रहे हैं, तो उनको समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए कोई प्लानिंग थी जो आप इम्प्लीमेंट कर पाए या नहीं कर पाए? एक मलाल है। मलाल नहीं है, लेकिन एक सवाल जरूर है। एक NDYS एक संस्था थी, परम पूज्य सुदेश जी सांडिल्य महाराज भोपाल के आश्रम से उसका संचालन होता था, और लगभग समानांतर उस काल में महासभा के प्रथम कार्यकाल के काल से वो NDYS और हमारी युवाओं की जो महासभा थी, ये परस्पर इनका एक दूसरे से एक पैक्ट था। और उस तहत जहाँ से हम नामनी समाज का जहाँ से प्राकट्य या प्रारब्ध है, वहाँ से लेकर लगभग नर्मदा की पूरी परिक्रमा में, अमरकंटक से कहें तो जबलपुर, होशंगाबाद, हरदा, टिमरनी, ओंकार और कसरावत, बड़वानी, ऐसे करते उधर की तरफ यदि जाएँ तो खलगाट, महेश्वर, बढ़वा, ऐसे सभी पूरे एक श्रृंखला की तरह, एक माला की तरह युवाओं ने माँ नर्मदा की आराधना, माँ नर्मदा का स्वच्छता, माँ नर्मदा के प्रति हमारी आस्था, इस तरह का एक युवाओं ने एक बहुत अच्छा कार्यक्रम किया, जिसमें पूरी महासभा मेरे सहित जहाँ जहाँ जिसकी आवश्यकता पड़ती थी उसका सहयोग भी मिला और वो सफल भी हुआ। फिर भी युवा इतना करने के बाद समाज से दूर क्यों हो रहा है? कुछ लोगों का कहना है मंचमाला माइक से उनको उचित सम्मान नहीं मिला। ऐसा एकदम कहना तो ठीक नहीं है, क्योंकि समाज की जहाँ तक बात आती है तो लगभग समाज ने, सभी पूरे सकल समाज ने मंच, माला और माइक ये मिला नहीं। मैं तो कह रहा हूँ कि इससे परहेज ही होना चाहिए, और जब जब इससे परहेज जिसको भी हुआ है, मुझे लगता है वो सफल समाज से भी रहा है। और खास करके युवाओं में यदि ये प्रवृत्ति आए, युवा का मतलब होता है कि युवा ने सिर्फ चलने वाला है, सिर्फ करने वाला, सिर्फ दौड़ने वाला, सिर्फ कहने वाला, सिर्फ करने और कराने वाला, और वो यदि मंच पर बैठ गया
वो यदि माला पहनने के लिए रुक गया तो मैं समझता हूँ कि कहीं न कहीं हमारा समाज भी थोड़ा सा अस्थिर हो जाए। नहीं तो युवा मतलब कार्यकर्ता, युवा मतलब युवा कार्यकर्ता और युवा, आप जानते हैं कि जिस समाज का युवा खड़ा हो गया, जिस समाज ने कि युवा ने यदि ये ठान लिया कि मुझे इस समाज का कोई रचना करनी है, पर खड़ा तो है, दरी तो उठाता है, इससे ज्यादा भी कुछ अपेक्षा है? बिल्कुल होना चाहिए। बिना अपेक्षा के उसके मन में ये प्रेरणा ही नहीं आएगी कि मुझे कुछ करना है। नहीं, उसके मन में तो अपेक्षा है ज्यादा करने की जी, मगर वरिष्ठों की अपेक्षा सिर्फ इतनी है, दरी उठाना? नहीं, बिल्कुल नहीं साहब। वरिष्ठों की अपेक्षा ये नहीं, वरिष्ठों का ये आशीर्वाद होना चाहिए, वरिष्ठों का ये सहयोग होना चाहिए कि परस्पर युवा हमेशा अपने भुजा पे होना चाहिए, अपने साथ में होना चाहिए। क्या आपको ऐसा लगता है कि पिछले कई वर्षों में जो महासभा अध्यक्ष रहे हैं या ऐसी कोई कार्यकारिणी रही हो जिन्होंने युवाओं को ऐसे प्रमोट किया है जो अगली कार्यकारिणी में भी व्यवस्थित रहे हो या पद पे रहे? हाँ, बिल्कुल। अब देखिए, सुभाष महोदय एक ऐसा उदाहरण है हमारे लिए कि जो युवा महासभा के अध्यक्ष थे, उनकी सक्रियता रही, हमने 2 बार महासभा के अध्यक्ष उनको बनाया। राजेश डोंगरे जी भी युवा महासभा के अध्यक्ष है और वो अध्यक्ष बने। मैं युवा महासभा में जिले का अध्यक्ष रहा हूँ और फिर मुझे सक्रियता मिली, सम्मान मिला। सम्मान का कोई माप नहीं होता है, सम्मान को हम मापा नहीं जा सकता है। कब तक लेंगे सम्मान? और सम्मान यदि हमको लगता है कि मैं गया और मुझे सैलाइन जी ने बहुत अच्छे से अभिवादन किया, मैं इसको अपना सम्मान मानता हूँ। मेरा प्रश्न अधूरा रह गया, आखिर कब तक लेंगे सम्मान? जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। हमको एक बात तय करना पड़ेगी कि मैं समाज का जितने लेवल का भी, जिस स्तर का वरिष्ठ हूँ, उस वरिष्ठता तक कब तक बना रहूँ, उस सम्मान को कब तक लेता रहूँ। मुझे वो सम्मान को मेरे पीछे खड़े लोगों को देना चाहिए। नहीं, वरिष्ठता का सम्मान या पद का सम्मान? दोनों का। मैंने यदि तय किया कि मैं आज उपाध्यक्ष हूँ तो मुझे ध्यान रखना चाहिए कि मेरे पीछे जो टीम खड़ी है उसमें से भी उपाध्यक्ष आएंगे, उनको भी वो मंच मिलना चाहिए। यदि मैं ही उस मंच पर बैठा रहा, मैं ही यदि अपेक्षा करता रहा कि इस जगह पर मैं बैठा रहा हूँ, मुझे ही माइक मिलता रहे, मुझे माला मिलती रहे, मैं ही आह्वान करता रहूँ, तब ये अवहेलना होगी और किसी को कुंठित होंगे कि मुझे सम्मान नहीं मिला। बड़ा अच्छा है, हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि महासभा का शताब्दी वर्ष हम मना रहे हैं। क्या अगले 100 वर्ष में अपेक्षा रख सकते हैं? बहुत अच्छी बात है शैलेश जी भाई साहब। आज मैं आपके इस प्रश्न में सबसे पहले परम पूज्य आदरणीय हम सब के प्रेरणा स्रोत रहे हैं और हम सबको मार्गदर्शन करने वाले श्री शास्त्री जी, उनको सकल नामदेव ब्राह्मण समाज और महासभा की तरफ से उनके चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि के रूप में अपना प्रणाम निवेदित करता हूं और हृदय से उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आज के 100 साल पहले उनके मन में ये कल्पना थी कि धीरे धीरे समाज का जिस तरह से विस्तार होता जा रहा है, एक क्षेत्र से दूसरे परिक्षेत्र में समाज जाता जा रहा है, एक आंचलिक होने के साथ साथ ये प्रदेश और अब राष्ट्रीय स्तर पर समाज जो फैल रहा है, इसको हम एक वृक्ष के नीचे, एक छत के नीचे कैसे करेंगे। 100 साल पहले उस महामना की, उस ऋषि की ये कल्पना थी। उस दिन उन्होंने ये कल्पना की कि एक महासभा नाम का एक संस्था बनाई जिसका स्वरूप बहुत छोटा था। जिस प्रकार से अमरकंटक में निकले हुए हमारी माँ नर्मदा का स्वरूप था और आज 100 साल बाद वो जितनी विस्तृत और विशाल हुई है, ठीक उसी प्रकार से वो जो स्वरूप था जिसकी उन्होंने कल्पना की, आज वो महासभा इतने विस्तार रूप से है। क्या वो स्वप्न आज साकार हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जिस दिन वो कल्पना थी, उस दिन जितने लोगों ने वो संस्था को रचा था और आज जितने लोग उसमें वहाँ पर जुड़े हुए हैं, उससे लगता है कि ये साकार है। और साकार यदि हैं तो इसमें और अधिक क्या प्रयास किए जा सकते हैं, इसकी निरंतर एक सक्रियता और प्रयास होते रहना चाहिए। का जो एक स्वप्न था एक जाजम पे बैठाने का, जी, वो सार्थक हुआ? ये सब फिर बता दूं,
क्षेत्रवादी विचारधारा ये हमारे समाज में पहली बात तो होना ही नहीं चाहिए, और जिस दिन उन्होंने ये कहा था उस दिन भी नहीं थी और आज भी नहीं है। मैं अभी बिल्कुल सत्य है कि जिस दिन उनका ये स्वप्न था उस दिन क्षेत्रवाद नहीं था, आज भी नहीं है। अब यदि केवल मुझे ये काम मिल जाए, मुझे ये दायित्व मिल जाए, इसलिए मैं क्षेत्र की बात कर दूं, ये बिल्कुल गलत है। लेकिन अगर पूरा नामदी ब्राह्मण समाज की उत्पत्ति यदि हम देखें, जैसे हमको हमारे पूर्वज बताते हैं कि कहीं न कहीं हम ओंकारेश्वर के आसपास से हमारा यहाँ से प्रारब्ध हुआ है और फिर हम अलग अलग क्षेत्रों में गए हैं। मात्र 50 से 60-70 साल पहले हम मालवा क्षेत्र में गए हैं, जिसका हम अभी नाम गिनते हैं कि मालवा क्षेत्रीय, भुवाणा क्षेत्रीय, निमाड़ क्षेत्रीय, लेकिन मूल रूप से कहाँ है? यहाँ पर है। आप देखिए, एक अभी पाराशर गोत्र के लोग आते हैं हरदा तरफ से, मुझे लगता है उनकी संख्या करीब 200-300 परिवारों की रहती है, और खरगोन का एक मंदिर है निमाड़ में, ऊन महालक्ष्मी मंदिर, वो प्रतिवर्ष कुलदेवी की पूजा करने के लिए वहाँ पर आते हैं। इसका मतलब है कि प्रारब्ध में उनकी कुलदेवी निमाड़ में रही हैं, और अपने आप को वो कहते हैं हम तो भुवाणा क्षेत्र के हैं। भुवाणा उपजाति नहीं है, नामदी समाज की उपजाति। भुवाणा एक क्षेत्र है, निमाड़ एक क्षेत्र है, मालवा एक क्षेत्र का नाम है, हमारे किसी अपने अभिन्न का नाम नहीं है मालवा वो निमाड़ और वो। अब रही बात कि इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व, समाज का प्रतिनिधित्व वो करे, चाहे किसी भी क्षेत्र का हो, जिसको समाज स्वीकार करे। मतलब जो प्रतिनिधित्व करे वो समाज का व्यक्ति हो। मैं नारमदी हूँ, बस। पिछले 100 वर्षों में हमने क्या खोया, क्या पाया? खोने के नाम पर यदि हमने कहीं खोया है तो हमारे संस्कार खो दिए हमने, और पाने के नाम पे यदि हमने पाया है तो बहुत कुछ पाया है। पहले मैं खोने की बात करूं, खोने की बात पर यदि बात हम करते हैं तो 9 वर्षीय अबोध बालिका यदि किसी कारणवश यदि वो विधवा हो जाती थी तो हमारे समाज का एक संस्कार था कि वो वैधव्य जीवेगी, और उसने जीवन भर मीरा रूप में उसका वैधव्य जीवन जिया। आज हमने हमारा संस्कार ये खोया है कि हम 1 नहीं 2 नहीं 3, जात नहीं पात नहीं कुछ नहीं, ऐसा बिना कुछ सोचे हमारी ये जो पीढ़ी निर्णय ले लेती है, जाति से परे जो निर्णय ले लेती है, वो बड़ा संस्कार हमने खो दिया है। पाने की यदि हम बात करें तो जो समाज सिर्फ कहीं न कहीं पांडित्य के क्षेत्र में, कर्मकांड के क्षेत्र में, कुछ लोग कृषि के क्षेत्र में, कुछ लोग राजकीय क्षेत्र में सक्रिय थे, आज समाज का हर वर्ग, राजनीति के क्षेत्र को हो, कृषि का क्षेत्र को हो, उद्योग का क्षेत्र को हो, शिक्षा का क्षेत्र को हो, व्यापार का क्षेत्र को हो, प्रशासनिक क्षेत्र को हो, सभी क्षेत्रों में सर्वांगीण रूप से अपनी प्रतिभागिता कर रहा है और सफल भी है। नारमदी ब्राह्मण है, बुद्धिजीवी वर्ग हैं, हम कहां पिछड़ गए? आज के परिदृश्य में ये कहना कि हम पिछड़ गए, ये तो ऐसा नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं जो लोग हमसे पिछड़े थे, शासकीय सुविधाओं के कारण हमसे थोड़ा सा आगे हो गए, इसलिए हमको लगता है कि हम पीछे हो गए। हम सामाजिक रूप से अगर हम अपना आपस के समाज की बात यदि करें तो हम कहीं न कहीं छोटा सा एक मन में विकार ले लेते कि ये आगे पीछे का, ये आगे क्यों, ये पीछे क्यों है। इस विकार में हम आगे पीछे जरूर हैं। कैसे समाज की परिकल्पना आपके मन में चलती है, क्योंकि पिछले 10 वर्षों में आपने समाज को बड़े निकट से देखा है? मैं जब नामदी ब्राह्मण समाज की बात करता हूँ या इसके अच्छे स्वरूप की यदि बात करता हूँ तो मेरे मन में आता है कि हमारे से आज से 20 से 25 साल पहले से लेके 50 साल तक की जो आयु का एक कार्यकाल गया,
उस कार्यकाल में हम, जैसे मेरे पिताजी या उनके पिताजी का एक जो कार्यकाल था उसमें था, वो एक ऐसा दौर था जिसमें कि हमको एक शासकीय कर्मचारी बनना है, और उस शासकीय कर्मचारी में अधिकांश उस समय कोई भी चौथी, पाँचवीं, छठी पास की और या तो अध्यापक बन जाता था, या पटवारी बन जाता था, या ग्राम सहायक बन जाता था। इस तरह की छोटी नौकरी पाकर, चूँकि इसमें केवल पेंशन मिलेगी, जीवन भर अपने को एक नियमित छोटी आय होती रहेगी, इस बात का वो आश्वस्त होके हम उधर जुड़ते चले गए, और हमने वो उस काम को स्वीकार कर लिया। पिछले 20-25 सालों में हमारे बड़े प्रतिभाशाली युवा बच्चे, हम सब भी, जब वो सब करने के बाद भी, प्रतिभा हमारे में होने के बाद भी हमको जब नहीं मिला, और हमने विभिन्न क्षेत्र चुने, और आज उन विभिन्न क्षेत्रों में हम सब सफल हैं। इस प्रकार के समाज की मैं कल्पना करता हूँ कि जिस समाज में प्रतिभावान छात्र भी हों, प्रतिभावान शासकीय अधिकारी भी हों, सिर्फ कर्मचारी नहीं, अधिकारी भी हों, उन्नत प्रगतिशील कृषक भी हों, कृषि से संबंधी उद्योग भी हों, और उद्योगों को संचालित करने का एक सहकारिता समाज की, उसके समूह भी हों। सिर्फ ऐसा कि मेरा आनुवांशिक बेटा बेटी अधिकारी बन जाए, या इंजीनियर बन जाए, या केवल डॉक्टर बन जाए। मैं कहूँ कि हमारे समाज की यदि 10 बेटे यदि डॉक्टर बन गए, अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग विशेषज्ञ बन गए हैं, और मैं यदि निपुण हूँ, मेरी आर्थिक क्षमता है, तो मैं उनके लिए एक ऐसी जगह बना दूँ कि वो 200 बेटे और बेटियाँ आके वहाँ पर काम करें। ये जब तक सहकारिता समाज में नहीं आएगी, हम सर्वांगीण विकास नहीं। बहुत बढ़िया। आप जब समाज के इस स्तर पे पहुंचे हैं कि लोगों एक साथ एक जाजम पे बैठे, हम युवाओं को नौकरी दें, तो ये एक प्रश्न समाज में भी है, मेरे मन में भी है, क्या महासभा अध्यक्ष बनने की तैयारी है? हाँ, इतना डीपली चिंतन व्यक्ति तभी करता है जब समाज में कहीं किसी पद के लिए अगर आप सोचते हैं। शैलेंद्र जी भाई साहब, मेरा आपके इस प्रश्न में पूरे समाज के प्रत्येक वर्ग से, खास करके युवा वर्ग से निवेदन है, प्रत्येक व्यक्ति ये जान ले, ये मान ले, ये समझ ले कि वो महासभा के अध्यक्ष का सिर्फ प्रत्याशी नहीं है, वो महासभा का अध्यक्ष है। और एक महासभा के अध्यक्ष का जो दायित्व महासभा के प्रति या समाज के एक स्वजन के प्रति है या होना चाहिए, उसके मन में यदि वो ठान लेगा, और ऐसे ठाने हुआ प्रत्येक व्यक्ति यदि आ जाएगा, मुझे लगता है कि उस दिन वो समाज, हमारे देश में जो हजारों समाज रहे, उसका सर्वश्रेष्ठ समाज गिना जाएगा। पर आम आदमी ऐसा सोच ही नहीं सकता, उसको वोटिंग के अधिकार ही नहीं है। जिसको वोटिंग के अधिकार नहीं है, वो अपने आप को कैसे महासभा अध्यक्ष समझेगा? अपने दायित्व से, अपने काम से कर रहा है, वो अपना काम कर रहा है, पर पावर, आपको पद एक डिसीजन के लिए चाहिए होता है। आप देखिए, मेरे जैसा एक बड़ा छोटा सा समाज का कार्यकर्ता, एक बहुत छोटे गांव में रहने वाला, एक सामान्य शिक्षक का मैं बेटा, एक छोटी कृषि का करने वाला, मुझे आज गर्व है कि मेरे साक्षात्कार के लिए श्री शैलेंद्र जी पारे यहाँ तक पहुँचे हैं। और मैं आज, ये आपके काम है एक्चुअली, समाज के प्रति आपका जो समर्पण है, वो समर्पण है जो समाज जानना चाहता है कि ऐसा व्यक्ति अगर समाज का अध्यक्ष बना तो वो क्या परिवर्तन लेकर आएगा। मैं वही बात करना चाह रहा था कि मैंने भी आज के 28 साल पहले मैंने यहाँ पर नगर में एक समाज की बैठक हुई। मेरे पिता एक गांव के रहने वाले थे, हम कसरावद में रहने आए। उस समय का जो यहाँ का समाज की इकाई थी, बहुत कम परिवार रहते थे, फिर भी जो प्रमुख लोग रहते थे, उनमें उनकी बैठक हुई।
चूँकि हम भी यहाँ रहने आ गए, हमको भी यहाँ पे बुलाना चाहिए। तो किसी ने कहा कि यार अभी वो नए नए आए, उनका परिचय नहीं है और देखेंगे, बुला लेंगे। बैठक हुई। उस दिन मुझे लगा, मैं बहुत बाल्यकाल में था, तो मुझे लगा कि यार मैं बैठक में अपेक्षित नहीं हूँ, मेरे पापा अपेक्षित नहीं हैं। तो मैंने पूछा क्या करना? बोले समाज का अपन काम करते हैं तो फिर अपने को बुलावा आता है। उस दिन मुझे ये पीड़ा नहीं हुई कि मुझे बुलावा नहीं आया। उस दिन मुझे प्रेरणा हुई कि मुझे काम करना चाहिए, लोग मुझे बुलाएं। मुझे मतदान करने का अधिकार नहीं हो भले ही, मैं अपना काम करूं। यदि मैं निरंतर काम करता रहा तो मतदान करने का अधिकार मेरे पास हो या ना हो, लेकिन जो लोग मतदान करने वाले हैं वो आपको घर से बुला के ले जाएंगे कि आपको ये काम करना है। भारतीय जनता पार्टी के खरगोन जिले के उपाध्यक्ष हैं, एक बड़े व्यवसायी हैं, प्रॉपर्टी का लंबा चौड़ा काम है। इतना सारा काम करने के बाद भी आप अगर समाज सेवा के लिए इतना समय निकालते हैं तो वो कैसे मैनेज होता है? भाई साहब, किसी भी काम करने के लिए सबसे पहले आपको नियतन, आपको आपकी मानसिकता से और आपकी नियत से आपको ये स्वीकार करना पड़ेगा कि आपने ये दायित्व लिया है। और जब जब भी आपने एक नहीं अनेक दायित्व ले, मैं जो काम कर रहा हूँ ये बहुत छोटा सा काम है। हमने देखा है कि ऐसे ऐसे राजनीतिक व्यक्ति हुए, ऐसे ऐसे धार्मिक व्यक्ति हुए। श्री शंकराचार्य जी ने मात्र 30 साल की उम्र में पूरा भारत को भ्रमण करके कितना नहीं कितना साहित्य दे दिया। 3 बार पूरे भारत को करने के बाद हमारे पास हजारों हम सब विद्वत जन हैं, हमको उदाहरण मालूम है। मैं जो काम कर रहा हूँ ये तो बहुत छोटा काम है। नहीं, फिर समाज में कैसा इतना टाइम दे पा रहे हैं? मैं समाज में इस तरह से कि हमको कहाँ पर जाना, कौन सा काम करना, जो भी काम आपने लक्ष्य लिया है, आप ये क्यों मान रहे कि अभी आपके अकेले का काम है? समाज का कोई भी काम अकेला कोई कर ही नहीं सकता जब तक इसमें समूह निष्ठा नहीं हो, टीम वर्क नहीं हो। आप हर व्यक्ति राजेश बड़ोले मानकर अगर काम करेगा और उस ओहदे और उस दायित्व से काम करेगा, आपके काम की उतनी सरलता हो जाएगी और सहजता हो जाएगी। बहुत बढ़िया। आपने अपनी टीम को ऐसा बनाया हुआ है कि उस टीम का हर व्यक्ति अपने आप को राजेश बड़ोले समझता है, इसलिए आपके काम सुगमता से होते हैं। मेरा प्रश्न फिर भी अधूरा रह गया जी। महासभा अध्यक्ष के रूप में समाज आपको देखना है, आपके बारे में चर्चा होती है, क्या महासभा अध्यक्ष के आप प्रत्याशी के रूप में हैं? पहली बात तो यह है साहब कि प्रत्याशी, उम्मीदवार, कैंडिडेट, ये सब राजनीतिक दुनिया के शब्द हैं। समाज की दुनिया जहाँ तक है, समाज में इन सब शब्दों का कोई काम नहीं है। रही बात ये कि मैं महासभा के अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूँ, ये जो एक चर्चा पिछले कुछ दिनों से चल रही है, इसके बारे में पिछले 7-8 महीनों से मुझसे लोग बात करते हैं कि भाई ये महासभा में आप आइए, आपको करना चाहिए, आपने इतना किया है, ये सब कुछ हुआ है। इस संबंध में मेरा सिर्फ निवेदन यह है कि मैं जो दायित्व लेने जा रहा हूँ या जो दायित्व मुझे मिले या मैं लेना चाहता हूँ, मैं पहले आत्मनिरीक्षण करूँ, आत्म परीक्षण करूँ कि मैं उस दायित्व को इतने अच्छे से निभा पाऊंगा। ये सभी प्रत्याशियों के लिए मैसेज है या खुद के लिए बता रहे हैं? अभी मैं स्वयं की बात कर रहा हूँ और मेरा तो ये कहना है कि हम सब जो दायित्व लें उसको पूरा करने का पहले मन में संकल्प करें। मतलब आपने आत्मनिरीक्षण कर लिया है, इसलिए आप प्रत्याशी के रूप में आ रहे हैं? आपने पिछले दिनों कुछ सोशल मीडिया पे देखा होगा, मैंने किसी तरह की इस तरह का अपील, इस तरह का निवेदन अभी नहीं किया। हमारे समाज के जो सक्रिय कुछ सदस्य, मेरे अपने जो स्वजन हैं, उन्होंने कहा
कि इस माहौल में, इस वातावरण में राजेश बडोले जी को महासभा के अध्यक्ष रूप में हम देखना चाहते हैं। हम सबकी क्या राय है? मैं भी आपकी उस बात को पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि महासभा का अध्यक्ष पद यदि मैं मान भी लूं कि मैं निवेदन कर रहा हूं या मैं उम्मीदवार हूं या मैं प्रत्याशी हूं, तो जब तक समाज तय नहीं करेगा, समाज के प्रतिनिधि तय नहीं करेंगे, तब तक वो सब असंभव है। नामांकन फॉर्म भरेंगे? मैं मां नर्मदा से पहले तो ये प्रार्थना करता हूं कि समाज में इस तरह के दायित्व का जब वितरण हो तब नामांकन फॉर्म भरने जैसी ऐसी परिस्थिति हो ही नहीं। और नामांकन फॉर्म भरना इसका मतलब है कि हमने एक दूसरे के सामने चुनाव लड़ना, अड़ना, भिड़ना, ये सब समाज के लिए नहीं, पर खेल भावना है ये, इसको हम खेल भावना के रूप में क्यों नहीं ले सकते? बिल्कुल ले सकते हैं। तो हम इसको चुनाव क्यों समझ? मैं बताता हूँ, आप ऐसा चुनाव कराइए ना। मैं बताता हूँ, हम दो प्रत्याशी हैं पर खेल भावना से। बताइए, मैं करना चाहता हूँ। तो मैं आपके साथ, मैं हारा तो मैं आपके साथ। बिल्कुल साहब, बिल्कुल साहब, मैं चाहता हूँ कि ऐसा हो। मुझे यदि आप इसको, आप मानते हैं कि मैं प्रत्याशी हूँ, मेरे अतिरिक्त तो और कितने प्रत्याशी हैं भाई साहब? नहीं, मैं तो मानता हूँ, आप मानते हैं क्या? हम सब यदि मानते हैं, और मेरे अलावा बताइए, मेरी जानकारी में कितना यदि कम हो तो हम 5, अभी तक 6 प्रत्याशी, 6, 8, हम 10 मान लेते हैं कि 10 प्रत्याशी हैं। भाई साहब, मैं आपके माध्यम से पूरे समाज के सारे जनप्रतिनिधियों से, सारे इकाई प्रतिनिधियों से निवेदन करना चाहता हूं कि इस दायित्व का, हम दायित्व को इस तरह से सौंपे कि हम जितने भी लोग इस दायित्व को लेना चाहते हैं वो सब खड़े हो जाएं, और दायित्व को देने वाले जितने भी लोग हैं, 155-60 जितने लोग तय किए हैं महासभा ने, वो सब सामने बैठ जाएं। हम सब अपनी 2-2 बात रखें। उस कक्ष में, उस हॉल में, उस स्थान पर नर्मदा मैया का यदि तट हो तो और अच्छी बात है। उसके सानिध्य में, उसके सापेक्ष यदि हम वहाँ ये बात करते हैं तो हम सब अपनी बात करें, और कोई नामांकन नहीं, कोई फॉर्म नहीं। जितने लोग बात करना चाहते हैं वो अपनी अपनी बात कहें, और वो जिन लोगों को ये निर्णय करना है कि हमारा आने वाला अग्रज कौन, आने वाला अध्यक्ष कौन, वो अंदर एक कक्ष में जाएं और वो एक एक नाम लिख कर आ जाएं जो उनकी पसंद का है, जिनकी पसंद करने के लिए इकाई ने उनको भेजा है। तो ये तो वही वोटिंग ही हुई ना। अगर आप 8 या 10 कहते हैं, डिफरेंट टाइप से वोटिंग हुई, पर है तो वोटिंग ना। नामांकन नहीं हुआ, प्रतिस्पर्धा नहीं हुई, लड़ना नहीं हुआ, चुनाव नहीं हुआ। प्रतिस्पर्धा तो है ना, ये 8 लोग बैठे हैं और उनमें से चुनाव करना है। चुनाव नहीं हुआ, चयन हुआ। ये प्रतिस्पर्धा ही तो है भाई साहब, चुनाव नहीं, चयन हुआ। आपने समाज के प्रतिनिधियों को चयन करने का मौका दिया है। मौका अगर आपको मिलता, अगर वहां पे जितने बैठे हैं वोटर्स, उन्होंने अगर आपको मौका दिया तो समाज में क्या परिवर्तन आएगा? बहुत अच्छी बात है। सबसे पहला परिवर्तन तो यह आएगा, आना चाहिए या लाना चाहिए, कि मेरे साथ आपने जैसे कहा कि 8 लोग अभी इसके प्रत्याशी हैं। सर्वप्रथम मैंने मान लेना चाहिए कि मेरे साथ 7 अन्य अध्यक्ष घूम रहे हैं जो पूरे अकेले इस महासभा का भार लेना चाहते थे। इन सबको भी मैं महासभा चलाने का भार दूं। इनको सबको साथ में रख के यदि सबके सब इस तरह से दायित्ववान यदि हो गए तो मुझे लगता है कि ये जो संदेश जाएगा सकारात्मकता का, समन्वय का, ये संदेश सबसे बड़ा हमारे समाज को आगे करने का एक कारण बनेगा। युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, युवतियों के लिए कुछ ऐसा प्लानिंग है? अगर मौका देता है समाज आपको अध्यक्ष पद के लिए जी, तो ये परिवर्तन का दौर है। इस परिवर्तन के दौर में क्या उनकी अपेक्षाएं पूरी होंगी? अभी हमारी महासभा 3 स्तंभों पर खड़ी है। हमारी महासभा, महिला महासभा, युवा महासभा। हमको महासभा का पूर्ण आकार देना है तो मेरा निवेदन है कि हमको एक चौथी महासभा, हमारी बहन बेटियों की युवती महासभा, इसकी भी एक कल्पना होना चाहिए। युवक, युवती, महिला और पुरुष, ये चारों का जो समुच्चय हमारी महासभा के सानिध्य में जब काम करता है, और समय समय पर जब हम इस काम को करेंगे,
और ये जो पिछले थोड़ी देर पहले आपने प्रश्न किया था कि युवाओं को अवसर नहीं मिलता है, मैं चाहता हूं कि युवा खुद अपना आइकॉन बनेंगे, युवा अपने आप को अद्वितीय मानेंगे, समझेंगे। युवतियां जो है वो अपना एक वो खड़ा करेंगी संगठन, और युवक युवतियों का परस्पर आपस में कई प्रकार के कार्यक्रमों के आधार पर मिलना जुलना, उनका आना जाना, एक इकाई से दूसरे इकाई में उनका प्रवास करना, ये सब के सब चीज़ें, ये चारों स्तंभ जब एक साथ काम करते हैं तभी महासभा साकार रूप से काम करने के योग्य होगी। संविधान के बारे में आपका क्या कहना है? बड़ी उहापोह मची हुई है जो पिछली महासभा ने संविधान बनाया उसको लेकर। चलें जी भाई साहब, जब भी कोई संस्था बनती है मूलभूत उसका एक कुछ भी नियमावली बनती है। जब हमारे महासभा की कल्पना हुई, इस प्रकार का कोई संविधान या बहुत बड़ा एक उसका कोई आकार नहीं था। जब एक कि हमको समाज को किन नियंत्रण के बीच में रहना चाहिए, एक ऐसी बात आई। चलते 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 100 साल बाद आज एक परिस्थिति ऐसी बनी है कि हमको कुछ स्पष्ट और ऐसे नियंत्रण स्पष्ट करना पड़ेंगे कि जिनके अधीन हमारा समाज रहे। बेशक पिछले कुछ दिनों में संविधान की जो उहापोह चल रही है उसमें संविधान समिति के जो भी सदस्य रहे उन्होंने उनका सबसे अच्छा करने का प्रयास करके जो समाज का परिदृश्य उस समय का था उसको नियमों में ढालने का प्रयास किया। पर संविधान ऐसी चीज है नहीं जो निरंतर एक ही संविधान पर कोई भी काम संस्था काम करे। इसमें मूलभूत परिवर्तन होते ही रहते हैं, चाहे वो समाज का संविधान हो, किसी संस्था का हो, देश का हो, प्रदेश का हो। अब इसके लिए उहापोह करने के बजाय यदि हम कोई चीज़ यदि गलत हुई है तो उसको संशोधन करने का प्रयास हम सब ने करना चाहिए। संविधान में परिवर्तन होना चाहिए, होते रहता है, होते रहेगा भी, क्योंकि संविधान जो है एक जैसे टिकाऊ नहीं है। समय काल परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन जरूरी है जी। अगर अध्यक्ष बने तो क्या आप परिवर्तन करेंगे? फिर वही बात आती कि सिर्फ अध्यक्ष नहीं, महासभा का प्रत्येक दायित्ववान कार्यकर्ता महासभा से अप्रत्यक्ष रूप से बड़ा महत्वपूर्ण दायित्व लेने वाला इकाई का अध्यक्ष, इकाई की कार्यकारिणी और उस इकाई में आने वाले समाज के जो भी उनके अनुनय विनय या प्रतिवेदन जो हैं वो सबका एक समग्र समन्वय होकर जो चीज़ सर्वमान्य हो वो हमारे संविधान में आना चाहिए। बहुत बढ़िया। विजातीय विवाह के बारे में आपने बीच में कहा जी, समाज कैसे रोक सकता है? आप देखिए कि इसकी एक बहुत छोटी कल्पना है। हम 6 भाइयों का कुटुंब है। हम वो 6 भाई में से मेरे काका और मैं खुद, हम लोग संयुक्त हैं। काका के भाई भी सब आसपास रहते हैं, लेकिन हमने तय किया है कि वर्ष में 2 या 3 बार इकट्ठे होकर मिलना, वो हमारे परिवार की एक संयुक्तता दिखती है। मतलब आप संस्कार शाला को कंटिन्यू करेंगे? करना चाहते हैं। और इसमें एक और बात कहूँगा कि ये संस्कार शाला केवल परिवार में नहीं, हमारे समाज की जब कोई शादी समारोह जिसमें हम अपेक्षित हैं, अवश्य रूप से परिवार बच्चों सहित वहाँ पर जाएं। हमारा समाज का कोई कार्यक्रम है, हम सारे काम छोड़कर उसमें जाएं। और जब हम समाज में जाएंगे, हमारे बच्चों का, हमारे आने वाले युवा साथी या बहनों का एक दूसरे से जब परिचय होगा, अभी यदि विजातीयता का सबसे बड़ा यदि कोई कारण है तो वो ये है कि परस्पर संपर्क नहीं होना। जिस आकर्षण से हमारे बच्चे विजातीय लोगों में आकर्षित हो रहे हैं और हमारी जाति से विकर्षित हो रहे हैं, यदि ये सम्मिलन समय समय पर होता रहता है तो ये विजातीयता को धीरे धीरे हम समाज से दूर कर सकते हैं।
हाँ, विजाति के ऊपर एक ठीक ठीक बढ़िया बोला आपने, बताया, एक शानदार मैसेज है कि संस्कारशाला हमको सभी जगह शुरू करनी होगी और वापस कार्यक्रमों में बच्चों को ले जाना शुरू करना होगा। महासभा अध्यक्ष की समाज में क्या महती भूमिका होती है, और अगर समाज ने आपको अध्यक्ष बनाया तो क्या आप उस भूमिका में फिट बैठेंगे? ये समाज तय करेगा। और मैं समझता हूँ कि कोई भी व्यक्ति कभी कोई फिट नहीं होता है, हम सब मिलके उसको फिट करते हैं। और आप सब भी ये ठान लें और मान लें कि हमको महासभा के अध्यक्ष को नहीं, हमारे समाज को फिट करना है, तब जाके हम एक अच्छे महासभा की और अच्छे समाज की कल्पना कर सकते हैं। डिसीजन मेकर महासभा अध्यक्ष होता है। बिल्कुल होता है। महासभा अध्यक्ष की क्या जिम्मेदारी होती है, होना चाहिए या होगी? बहुत अच्छी बात है। आज की परिस्थिति में महासभा अध्यक्ष सिर्फ महाधिवेशन करवा लेना या इकाई के सम्मेलन में जाना, वहाँ दो बात कह देना, समाज के एकत्रीकरण और संगठन के लिए कुछ बात करना, महज सिर्फ इतना नहीं है। आज के महासभा अध्यक्ष से हर इकाई का प्रत्येक व्यक्ति ये अपेक्षा करता है, श्री सुभाष जी महोदय ने इस तरह के प्रयास किए भी हैं कि प्रत्येक उनके कार्यक्रम में प्रत्यक्ष रूप से महासभा का अध्यक्ष आए। उनकी कोई भी विकट परिस्थिति में यदि उनको कोई राजनीतिक संरक्षण चाहिए, किसी प्रकार के सहयोग की आवश्यकता है, किसी प्रकार के चिकित्सीय कोई घटना दुर्घटना होती उस समय है, तो महासभा अध्यक्ष का इतना वर्चस्व, इतनी शक्ति, इतना क्षेत्र, इतना परिचय होना चाहिए कि कम से कम और ज़्यादा तो नहीं, पर चूंकि हमारा जो समाज मध्य प्रदेश स्तर पर हर जगह पर है, तो मध्य प्रदेश स्तर पर हर इकाई में उसकी कोई न कोई उसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उसका परिचय हो कि वो समाज जन की सेवा कर सके, उसको तुरंत कोई सहयोग दे सके। नगर परिषद में भारतीय जनता पार्टी के एक प्रत्याशी के रूप में भी आप उभर रहे हैं, मतलब शायद भाभी का नाम चल रहा है जी। ये दोहरी जिम्मेदारी फिर बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं हो जाएगा? बिल्कुल। यहाँ पर सामान्य महिला पद आरक्षित है नगर परिषद कसरावत के लिए। मेरी पत्नी श्रीमती साधना राजेश बड़ोले पूर्व में महासभा की महामंत्री नहीं है, महिला महासभा नांदेड़ समाज की, और जिले की उपाध्यक्ष, जिले की मंत्री, ऐसे सब सारे दायित्व, और खास करके वनवासी क्षेत्रों में एकल विद्यालय का एक बड़े स्तर पर वो काम करती हैं। चूँकि वो भी एक राजनीतिक और स्वयंसेवक संघ परिवार से है, मैं भी राजनीतिक परिदृश्य में लंबे समय से और संघ में काम करता आया हूँ, तो विभिन्न प्रकार के दायित्वों को मिलकर निभाना हमने साथ में किया है और ऐसा कर सकने में मुझे कोई समस्या नहीं आएगी। फिर भी चूँकि महिला सदस्य हैं और वो परिषद को चलाने में स्वयं सक्षम है, मुझे मालूम नहीं समाज क्या चाहता है, लेकिन किसी भी रूप में, अध्यक्ष के रूप में हो या ना हो, किसी भी रूप में समाज मुझे यदि जोड़ता है या मैं समाज से जुड़ता हूँ, और समाज जोड़े या न जोड़े, मैं जुड़ा हूँ ही। मैं समाज के लिए पहले से भी, जब दायित्वहीन था तब भी, और अभी भी, और आगे भी मैं जुड़ा रहूँगा और काम करता रहूँगा। एक कार्यकर्ता के रूप में काम करना बहुत आसान है और काम करने के लिए किसी पद की आवश्यकता नहीं है, मगर मैं ऐसा सोचता हूँ कि पद की आवश्यकता डिसीजन लेने में होती है। जी बिल्कुल। तो अगर आप काम करना चाहते हैं और काम करते समय कोई डिसीजन लेने की बाध्यता होती है, तो महासभा अध्यक्ष का पद आप नहीं चाहेंगे? कभी कभी ये मन में जरूर कल्पना आती है कि समाज को इस समय ऐसे निर्णय की आवश्यकता थी और हम चाहते हुए भी वो पद पे नहीं होने से वो समाज के लिए वो हित का काम नहीं कर पाए। तब एक मन में एक आता है कि हम सबको दायित्वान यदि हों तो समाज हित में काम हो सकता था। मतलब एक दायित्व आप चाहते हैं महासभा अध्यक्ष के रूप में, तो समाज जरूर, अगर आप अपना घोषणा पत्र लेकर आएंगे, और बहुत सारी बातें आपने जो कही शायद वो आपके घोषणा पत्र से मेल खाती हुई हैं। मैंने नाम सुना है भाभी जी का भी कि महिला महासभा अध्यक्षा के रूप में वो भी आ रही हैं। अब आपका पहले वाला प्रश्न जरूर वाजिबी है कि
वो नगर परिषद की अध्यक्ष मुझे लगता है कि जो संकेत है कि वो बन जाएंगी। फिर उनका ये समाज के प्रति दायित्व, मुझे भी आप ये दायित्व के लिए कह रहे हैं, फिर ज़रूर एक आएगा। पर हम किसी भी संगठन में काम करें, समाज के लिए हम सपत्निक उत्तरदायित्व हैं और रहेंगे। बहुत बढ़िया, ये मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, हम समाज का अभिन्न अंग हैं जी। तो समाज के कार्य तो प्राथमिकता से हमें करने हैं। कोई और मैसेज अगर आप देना चाहें समाज को, युवाओं को, महिलाओं को, तो अवश्य दें। खास करके मैं सब कुछ युवाओं का ही है, और सबसे पहले मेरा दायित्व तो ये है कि मैं जैसे अभी पिछले 11-12 सालों से सतत समाज का काम कर रहा हूँ, मैंने ये कोशिश की कि मेरे पीछे वाला जो भाग है, जो युवा हैं, जो मेरे अनुगामी हैं, उनको मैं मेरी जगह पर तय करूं, मेरी जगह पर उनको दायित्व के लिए तैयार करूं। युवा अपने आप को ये बिल्कुल न माने कि वो कहीं पर अपेक्षित है या उपेक्षित नहीं है। उनकी उपस्थिति ही हमेशा अपेक्षित रहती है। वो अपने आप को ऐसा हीन भावना से नहीं देखे हमको क्यों नहीं बुलाया या हमको क्यों नहीं। मुझे बताइए कि जब जब भी कोई भी आविष्कार हुआ है वो युवाओं ने किया है। समाज का भी नया आविष्कार करना चाहते हैं हम, चाहे किसी भी प्रकार से कोई हम संरचना करेंगे, युवा, युवती, हमारी स्त्री, हमारी मातृशक्ति, ये सब उसके प्रमुख अभिन्न अवयव हैं, अंग हैं, और इनका एक सामूहिक समुच्चय ही हम सबकी शक्ति होगा। बहुत बढ़िया राजेश भैया, समाज को एक सही विचार, एक संगठित विचार, सही तो आप सही विचार तो दे ही रहे थे, पर एक संगठित विचार जिसमें आपने युवाओं को एक आह्वान किया है कि मंचमाला माइक से कुछ नहीं होना है, संघ की दृष्टि के अनुसार काम करते चलो, क्योंकि संगठन ही शक्ति है। इसमें एक और निवेदन करूंगा, जो सिद्धांत है आप उस पर लागू करते हैं। एक और बात है, हम महासभा की जब रचना करते हैं तो विभिन्न प्रकार के हम पद देते हैं, इतने उपाध्यक्ष, इतने सचिव, महासचिव, महामंत्री, कार्यकारिणी सदस्य। मैं महासभा में दायित्ववान कार्यकर्ता होने के बाद फिर से निवेदन कर रहा हूं कि ऐसा होना चाहिए। हम लोगों ने 9 उपाध्यक्ष बनाए, 12 उपाध्यक्ष बनाए, 36 इकाइयाँ हैं, हम 3-3 इकाई एक-एक को प्रभार में दें। महासभा का एक प्रतिनिधि वहाँ का उन 3 इकाइयों का प्रभारी रहे। वो 3 इकाइयाँ महासभा के साथ में काम करती हुई उनको लगेगा, और उनका भी एक अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष एक दूसरे का नियंत्रण रहेगा। महासभा की उपस्थिति रहेगी, वो इकाइयों पर महासभा का नियंत्रण रहेगा। संगठन के स्तर पे काम करना होगा, तभी हम हमारे समाज का विकास भी कर पाएंगे और समाज में एक संगठन को गढ़ पाएंगे। बहुत बढ़िया राजेश भैया, मैं चाहता हूं कि मैं दूसरा भाई साहब एक और निवेदन है कि जब जब भी महासभा के अध्यक्ष पद का जब जब भी प्रवास हो, तो उस महासभा के 3-4 इकाइयाँ, युवा, हमारी बहनें, बेटियाँ, ये सब समग्र रूप से एकत्रित हों और उन सबका भी सामूहिक प्रयास और काम होना चाहिए। युवाओं को, ये चूंकि समाज का संगठन है, इस समाज के संगठन में चारों को एक साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। और रही बात मंच की या उसकी, ये तो बुलाएगा, जिसमें जितनी क्षमता होगी उसको बुलाएगा, समाज खुद बुला लेगा। तो समाज के चौथे अंग की रचना आपकी प्राथमिकता होगी और इन चारों अंगों के साथ मिलकर आप नई समाज का सृजन करेंगे, समाज को एक नया विचार देंगे, समाज को एक नया संगठन देंगे और एक नई जाजम देंगे। धन्यवाद राजेश भैया, आपको नर्मदे हर समाज की तरफ से मैं चाहता हूं कि आपके विचार समाज सुने, समझे और एक मौका अवश्य दें।